चीज़ें जो है आपकी मिस हो जाती हैं फिर। अच्छा, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस है इस टाइम पे वो है फॉरेक्स मार्केट का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो इस मार्केट में लोगों को मिलता भी है। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा लॉस है इसी मार्केट के अंदर होता है लोगों का। ठीक है, अब कोई मुझे ये बताएगा ट्रेडिंग क्या होती है? किसी को पता है ट्रेडिंग क्या होती है? सर, शेयर्स को बाय करना या सेल करना। ट्रेडिंग हम कहते हैं किसी भी चीज़ का लेन देन का। ठीक है, लाइक आप किसी करियाने की दुकान पे जाके बोलते हो ना कि मुझे एक बिस्कुट चाहिए। ठीक है, बिस्कुट की जगह आप उसको पैसे देते हो तो वो उसकी ट्रेडिंग है। आपने एक चीज़ दी और उसके बदले एक चीज़ ली। ठीक है, इसी तरीके से आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ के बदले कोई चीज़ लेते हो या देते हो, वो आपकी ट्रेडिंग है। ठीक है, या आप डायरेक्ट दे रहे हो किसी को तो वो तो गिफ्ट हो गया ना, उसके बदले आपने कुछ भी नहीं लिया उससे, तो वो गिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग हम लोग इसको बोलते हैं। ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों ने लेन देन का काम करना होता है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स का पता है क्या चीज़ होती है? अब आप लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर आए हो तो फॉरेक्स का क्या सोचा है? एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। ठीक है, और किसी को पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फॉरेक्स क्या होती है? फॉरेन करेंसीज के ऊपर ट्रेड करने को कहते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसीज कौन सी होती है? यूरोप की करेंसी हो सकती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जितनी भी होती हैं कंट्रीज़, इनकी जो है जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसीज होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग फॉरेन कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की करेंसीज के ऊपर हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग बन जाती है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसीज के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। अब ये जो फॉरेन करेंसीज के ऊपर लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, क्या ये लोग फिजिकल में भी होते हैं कि नहीं? पता है किसी को? ये सिर्फ ऑनलाइन की हद तक होते हैं? फिजिकल होते हैं। किधर होते हैं? वो जो कमर्शियल मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, ये फिजिकल करेंसीज एक्सचेंज करने वाले बैठे होते हैं, उनको जाके बोलो कि यार हमें यूएस डॉलर चाहिए, ये पीकेआर इतने हमारे पास। ठीक है, तो उनका भी यही काम है जो हम लोग काम कर रहे हैं, और हत्ता कि वो भी यही मार्केट को देख रहे होते हैं कि इस मार्केट के अंदर कब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लोग कब बेचें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लाइक अगर उनके पास कोई यूरो पड़ा हुआ है ना, तो उनको पता चल जाए चार्ट को देख के कि यूरो ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये यूरो ऊपर यहाँ से चल जाएगा और अगले एक दो दिन के अंदर यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम इसको बेचेंगे। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो वेट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में यूरो जो है वो ऊपर जाएगा, फिर वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक को जाके वो यूरो सेल करके पीकेआर ले लेंगे। ठीक है, फिर उनको डबल कमीशन मिल जाता है। डबल कमीशन कैसे मिलता है? एक उस बंदे से भी इन्होंने कमीशन ले लिया जो बंदा बेचने आया था यूरो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने भी उसकी प्राइस का वेट किया कि वो ऊपर जाएगी तभी मैं इसको बेचूंगा। ठीक है, ऐसे उनको लॉस भी हो जाता है। ठीक है, लॉस भी हो जाता है कि प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो थोड़े बहुत लॉस के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर एक तो ख़ास बात यह है कि ये मार्केट स्टेबल मार्केट है। स्टेबल ऐसे है कि ये करेंसीज के ऊपर है, ये गोल्ड के ऊपर है, या सिल्वर के ऊपर है, ठीक है, या ऑयल के ऊपर है। जितनी भी फिजिकल के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड करनी है। अब जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो के ऊपर अगर आप बात करते हो तो वो एक कॉइन है, ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा बना हुआ है। ठीक है, ब्लॉकचेन है। अब वो एक 7-8 सिस्टम्स के साथ मिलके एक ब्लॉकचेन बनती है। फिर उसके बाद एक ज़ीरो नंबर है, उसको आप नाम दे दो बीटीसी का। एक ज़ीरो नंबर है, उसको नाम दे दो इथीरियम का। नाम देना है ना, मेन चीज़ नाम देना है। नाम दे दिया, बता दिया कि ये कॉइन है इस तरह। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि जितने लोग बाय करते हैं वो मार्केट ऊपर जाती है, जितने लोग सेल करते हैं वो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, तो उस मार्केट के अंदर ये चीज़ होती है कि मार्केट जो है ना वो स्टेबल नहीं रहती। अब आपने बिटकॉइन को देखा होगा, ठीक है, बीटीसी को, किस तरीके से वो अनस्टेबल रहता है, कभी एकदम ऊपर निकल जाएगा, कभी एकदम नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं उसके अंदर लोगों के। पर लेकिन जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेन चीज़ आती है आपकी करेंसीज, और जो करेंसीज हैं वो स्टेबल रहती हैं आपकी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, गोल्ड अब आपका बड़ा ज़्यादा रियल है। ठीक है, आप इसको अगर देखोगे ना, यहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस आ रही होती है वो पर आउंस के हिसाब से आ रही होती है। आउंस का पता है किसी को? आउंस होता है बेसिकली यूरोप में या बाहर की जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे आउंस के हिसाब से बिकता है। जैसे यहाँ पे किस तरह बिकता है? तोले के हिसाब से। यहाँ पे 1 तोला बिकता है, वहाँ पे आउंस के हिसाब से 1 आउंस, 2 आउंस, 3 आउंस। ठीक है, यहाँ पे 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला सोना। ठीक है, तो यहाँ पे जो तोला है ना, 1 तोले के अंदर तकरीबन होता है मेरे ख्याल से कोई 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम से ऊपर जो है ना गोल्ड होता है। ठीक है, और आउंस के अंदर होता है तकरीबन 28.5 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे जो प्राइस आ रही होगी पर आउंस के हिसाब से, वो है इस टाइम पे तकरीबन कोई $3500। ठीक है, अब $3500 को जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप कहोगे कि यार यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो तो आ रही है 9 लाख रुपया, 9 लाख पीकेआर डॉलर के साथ कन्वर्ट करोगे। ठीक है, वही जब आप अपने
तोले को देखोगे, तोला आपका होगा 3.5 लाख या 4 लाख का, ठीक है। आप कहोगे कि यार ये बात बन नहीं रही, ठीक है। तो वही पर आउंस के अंदर 28.5 ग्राम है और एक तोले के अंदर तकरीबन 11.5 ग्राम है। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, पर आउंस को और तोले को जब बराबर करोगे तो तकरीबन 2.5 तोला बनता है पाकिस्तानी, ठीक है। तो 2.5 तोले की जब आप प्राइस देखोगे तो आप देखोगे कि तकरीबन वो भी 9 लाख है, ठीक है। फिर उन दोनों की जो प्राइसेस हैं वो मैच कर जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राइस रियल मार्केट के अंदर चल रही है वही प्राइस के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ है कि आपने एक चीज़ खरीद ली, अब आपने वेट करना है कि उसकी प्राइस कब ऊपर जाएगी, तब हम लोग बेचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली टाइम फ्रेम्स भी आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। अब कुछ बच्चे होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर सवाल करते हैं कि जो 5 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, कि हमने इसके अंदर ट्रेड क्लोज करनी है या हमने 5 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज करनी है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें होगा आपने एक चीज़ खरीद ली, अब उसकी प्राइस जब ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। आपने एक चीज़ खरीदी है, फ़र्ज़ करो $100 की, अब उसकी प्राइस $100 ही है, ठीक है। अब वो $100 पे ही फिर रही है, तो ना आप लॉस में जा रहे हो ना आप प्रॉफिट में जा रहे हो, अनटिल के वो $50 नीचे ना गिर जाए, फिर ही आपको लॉस होगा, ठीक है। या अगर उसका जो है प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी, $150 हो जाएगी, फिर आपको जाके प्रॉफिट होगा, उससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने वेट करना होता है, होल्ड करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्कैल्पिंग ट्रेडर आता है, एक डे ट्रेडर आता है और एक स्विंग ट्रेडर आता है, ये इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जो स्कैल्पिंग अगर आप सीख लेते हो, अब जैसे मैं स्कैल्पर हूँ, मैंने डेली ट्रेड करनी होती है गोल्ड के अंदर, ठीक है। मैंने इस मार्केट के अंदर डेली ट्रेड करनी होती है, ठीक है। मेरा मुश्किल होता है कि मैं ट्रेड ना करूँ, या तो फिर बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तब नहीं ट्रेड कर पाता, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी डेली एक ट्रेड होती है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडर वो होता है जो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करता है, बिल्कुल बारीकी में जाके देखता है कि मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। वो $2-3 ऊपर नीचे मार्केट जाती है, उसको उसमें ही प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। वो ज़्यादा गोल्ड बाय कर लेता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर का टाइम होता है कि वो 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड क्लोज कर देता है, ठीक है। ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता। उसकी प्राइस जो है या तो वो उसके स्टॉप लॉस साइड पे जाती है या तो उसके टीपी साइड पे जाती है। इसके अलावा हमारे पास आता है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर होता है, उसमें बड़ा टाइम फ्रेम आ जाता है, उसमें आपने होल्ड करना होता है कम से कम 1 दिन, या तो फिर 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं। आपने वेट करना है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ जो है फिक्स नहीं होती कि अगले 2 घंटों में प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अगले 2 घंटे फिक्स नहीं है, उसके अंदर हो सकता है अगले 10 मिनट में चल जाए ऊपर, हो सकता है अगले 8 घंटों में जाए ऊपर, हो सकता है अगले 12 घंटों में वहाँ तक जाए जहाँ तक आप सोच रहे हो कि यहाँ तक जाए, तभी हम मार्केट से निकलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपने 1 महीना होल्ड करना है, आधा महीना होल्ड करना है, ठीक है, या 1 हफ्ता आपने होल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट के अंदर होल्ड करना है। अब जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो इन्वेस्टर आता है बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है। क्योंकि जो भी बड़ा इन्वेस्टर होगा ना, वो जब अपना पैसा डालेगा इस मार्केट में तो वो ज़्यादा पैसा डालेगा और उसकी कोशिश होगी यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाए, और जब मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करेगी ना तो वो और पैसा डालेगा उसमें, फिर मार्केट मज़ीद और ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो आपका छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है लाइक डे ट्रेडिंग के अंदर उससे थोड़ा सा वीक इन्वेस्टर आता है। फिर उसके बाद जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के अंदर उससे भी वीक इन्वेस्टर आता है। वो इन्वेस्टर कैसा होता है, वो कहता है यहाँ पे बाई करो, बस मार्केट यहाँ तक जाए मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्की होती है, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा ख्याल से चलना होता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग चीज़ें सीखेंगे कि हम लोग जो है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को मर्ज करके कैसे ट्रेड करें, ठीक है। कि हम लोग देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आया हुआ है बाय वाली साइड पे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके सिर्फ बाय की ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो आया हुआ है, कौन आया हुआ है, बायर आया हुआ है। अगर तो सेलर आया हुआ है तो फिर हम सेलर को देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करनी होती है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ओवरऑल आपका मार्केट कैप कितना है, ठीक है। अच्छा, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। मार्केट कैप की हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो इसके अंदर कम से कम एक दिन का जो है $5 to 7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। $5 to 7 ट्रिलियन की ट्रेड होने का मतलब ये है कि $5 to 7 ट्रिलियन किसी को प्रॉफिट हो रहा है और किसी को लॉस हो रहा है, क्योंकि किसी से जा रहा है और किसी के पास आ रहा है, कोई लेन देन चल रहा है ना, ठीक है। तो $5 to 7 ट्रिलियन जो है एक दिन का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। अगर मैं आपको क्रिप्टो की बात करूं तो उसका बिलियंस में है, 1 ट्रिलियन भी नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट इससे पहले और इससे पुरानी मार्केट है स्टॉक मार्केट,
ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का भी अभी बिलियंस के अंदर है, 1 ट्रिलियन के अंदर भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो यूएस है या यूएसए है, ठीक है, यूएसए की पूरी जो है 1 साल की कितनी मतलब कि उनका खर्चा होता होगा, कोई आइडिया है आपको? मतलब जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट कितना जो है पैसा लगा देती होगी 1 साल के अंदर हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है। इसी हिसाब से जो यूएस है इस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 साल का जो खर्चा होता है वो $1 ट्रिलियन होता है। $1 ट्रिलियन उनके पूरी कंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है 1 साल की। तो यहाँ पे 1 दिन के अंदर $7 ट्रिलियन की ट्रेड हो रही है। आप इमेजिन करो कि $7 ट्रिलियन क्या चीज़ है, ठीक है। पहले तो आपको आइडिया नहीं होगा कि 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर क्या ही होगा, अब आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि अगर इतनी बड़ी कंट्री का 1 साल का एक्सपेंस $1 ट्रिलियन है तो इस मार्केट का 1 दिन का मार्केट कैप कितना है? $7 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया का अगर आप पैसा मिला लो ना तो वो तकरीबन 10-11 ट्रिलियन डॉलर बनता है। अगर पूरी दुनिया के हम लोग छोटे छोटे बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं सबके जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर दें, ठीक है, एक साथ इकट्ठे कर दें तो वो तकरीबन 11-12 ट्रिलियन डॉलर बनेगा। तो 11-12 ट्रिलियन डॉलर में से 7 ट्रिलियन तो इस मार्केट में लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मार्केट भी है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और बहुत ज़्यादा पैसा भी देती है। बस ये कि इसके अंदर आपने अपने रूल्स के साथ चलना है। जैसे ही आपने अपने रूल्स ब्रेक किए आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। 99% जो लोग हैं वो इस टाइम पे लॉस कर रहे हैं इस मार्केट में। सिर्फ इस मार्केट में नहीं, क्रिप्टो में भी, स्टॉक में भी, फॉरेक्स में भी और बाइनरी में तो मुझे लगता है 99.5% लोग लॉस कर रहे हैं। उसके अंदर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो मार्केट ओपन रहती है हर टाइम, ठीक है, और उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो जब आपका दिल करे, क्योंकि उस पर आपने ट्रेड करनी होती है कुछ सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे तो और ज़्यादा लॉस है और यहाँ पे जो लॉस है 99% लोग लॉस कर रहे हैं। अब लॉस करने की रीज़न क्या है कि वो अपने रूल्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। रूल्स इसके अंदर क्या आते हैं? रूल्स ये आते हैं कि आपने अपने सेटअप के ऊपर काम करना है। सेटअप क्या है कि आपकी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसके अंदर मिलियन स्ट्रेटजीज है, ठीक है। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेटजी होगी। आपसे मैं पूछूं आप किस चीज़ के ऊपर ही बाई करते हो या सेल करते हो, आप कहोगे यार ये चीज़ होती है मार्केट में, मैं इसकी बेस के ऊपर बाई करता हूँ या इसकी बेस पे सेल करता हूँ। मैं अगले बंदे से पूछूंगा, कहेगा यार मेरी तो ये स्ट्रेटजी है, मैं इस बेस के ऊपर बाई या सेल करता हूँ। मैं तीसरे बंदे से पूछूंगा, वो कहेगा कि यार मैं इस वजह से बाय और सेल करता हूँ। हर बंदे का अपना तरीका है बाय और सेल करने का, हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो बाय कर रहा होता है या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सेल कर रहा होता है। और हर बंदा यहाँ पे बाय भी करेगा और सेल भी करेगा, ठीक है, और दोनों में से एक ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होते हर दफ़ा, ठीक है। तो इसलिए आपने रेडी रहना है कि अगर आप जहाँ पे बाय कर रहे हो तो वहाँ पे लाखों लोग सेल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप गलत भी हो सकते हो, ठीक है, आप सही भी हो सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों को हमारा जो लॉस है वो कौन बचाता है? स्टॉप लॉस हमें बचाता है, जो हमें बड़ा लॉस नहीं होने देता, ठीक है। लाइक एक हम गल्ला मंडी में जाते हैं, गल्ला मंडी में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग एक आलू की बोरी ले लेते हैं, ठीक है। अब आलू की बोरी ले ली, हमें मिली 1000 रुपये की। वहाँ पे मुंशी होगा, हम उसको बोल के आएंगे कि यार अगर इसकी प्राइस ऊपर गई ना तो इसको आप बेच देना 1500 में, अगर इसकी प्राइस नीचे गई ना तो इसको 900 रुपये में बेच देना, इससे ज़्यादा लॉस नहीं मैं बियर कर सकता। कितना लॉस उसने रखा अपना? 100 रुपये का, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो उसका वो प्राइस नीचे गई, उसने बेच दिया। अगर वो ना बेचता, 100 रुपये के लॉस के हिसाब से ना बेचता तो हो सकता था उसकी प्राइस 400 पे आ जाती, हो सकता था उसकी प्राइस 300 पे आ जाती, बड़ा लॉस हो जाता। या हो सकता कि उसकी जो है आलू की बोरी, ठीक है, वो ख़राब हो जाती। अगर वो ख़राब हो जाती फिर क्या होता? फिर उसका 1000 का दार जाता। अब उसने एक स्ट्रेटजी बनाई अपनी, उसकी स्ट्रेटजी है कि मैं आज जाऊंगा 100 का लॉस बियर करूंगा, 500 का ऊपर प्रॉफिट रखूंगा। आज उसको 100 का लॉस हो जाता है, अगले दिन जाता है फिर 100 का लॉस हो जाता है, फिर अगले दिन जाता है उसका जो है 1500 में वो बोरियां बिक जाती हैं। अब जो 1500 में बोरियां बिकती हैं उसकी, तो उसको $500 उसको प्रॉफिट आ गया। अब 500 रुपये जो प्रॉफिट आया, उसके जो पिछले 2 दिन में लॉसेज हुए थे वो रिकवर हो गए। 200 हुआ था ना लॉस उसका, वो भी रिकवर हो गया और अगले दिन उसको 300 रुपये ऊपर प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो किस में रहा? ओवरऑल प्रॉफिट में रहा, ठीक है। अगर वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ ना करता फिर क्या होता? फिर वो लॉस करवा देता, सारा कुछ ही लॉस करवा देता। फिर अगले दिन वो अपने किसी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास जा रहा होता कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना, और फिर उसको कोई भी ना देता, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अपने आप को सेव करना है,
ठीक है, इस मार्केट के अंदर अपने आप को सेव करना है। फिर इसकी एक और मज़े की बात बताता हूँ, इसके अंदर ना ट्रेडर्स की भी टाइप होती हैं। एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होता है कमर्शियल ट्रेडर, एक होता है नॉन कमर्शियल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर मेरे जैसा, आपके जैसा, ये जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जिनके पास $1,00,000 का अकाउंट है, $10,00,000 का अकाउंट है। $10,00,000 कुछ नहीं है इसके अंदर। $1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन आता है, और 1000 बिलियन के अंदर भी 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन है। फिर 1 मिलियन के अंदर $10,00,000 है। $10,00,000 के अंदर हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? $100-200 के ऊपर। हमारी कोई औकात है इसमें? कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ कभी नहीं सोचनी कि यार मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खा रही है तो हमारे से पैसे ले रही है, यार उसको आपके 100, 200, 20, $25 नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी तो गेम ही नहीं है इस मार्केट के अंदर। अगर आपका $10,000 भी उड़ा है ना, लॉस हो रहा है, तो वो आपसे नहीं ले रही कुछ भी। इसमें बैठे हुए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, हेज फंड्स वाले बैठे हैं, बैंक्स वाले बैठे हैं, जो एक एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। एक ट्रेड के ऊपर, हम लोग एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लेंगे ना, हम लोग रिस्क लेंगे $10 का, कि $10 जाएगा ना तो हम लोगों को $20 तो आएगा, ठीक है, या तो हम लोगों को $30 आ जाएगा। हमारी यही माइंडसेट होगा, स्टार्टिंग में यही होगा। वो लोग रिस्क ले रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कि अगर $1 बिलियन का लॉस होता है, हमारे पास अभी कैपिटल पड़ा है, हम लोग दोबारा रिस्क लेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी बिलियंस के अंदर होगा, ठीक है। तो उनको आपके 100, 200, 300, 400, 1000, $10,000 से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी इस मार्केट के अंदर अपना लॉस करोगे ना, तो ये ना सोचना कि यार ये मार्केट हमारे साथ ही क्यों कर रही है। वो आपके साथ नहीं कर रही है, आप गलती कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो, इसके ऊपर आपने नोट करना है, ठीक है, नोट डाउन करना है फ़ौरन कि आपने क्या गलती की है। आपको अपनी गलती नज़र आएगी, जब आप अपनी गलती देखोगे तो नज़र आएगी। जब आप ब्लेम करते रहते हो ना, ब्लेम किसी के ऊपर भी ब्लेम कर दो, लाइक यहाँ पे मैं आप लोगों को टीच करूँ, ठीक है, मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और दरमियान में 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, पूरे कोर्स के अंदर सो रहे होंगे, ठीक है। एट द एंड अब जाहिर बात है 2-3 ऐसे बच्चे भी होंगे जो फुल एक्टिव होंगे, जो एक एक बात को सुन रहे होंगे फोकस के साथ और अपने माइंड के अंदर उसको फंसा रहे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे बच्चे भी होंगे। अब वो जो महीने का एंड होगा ना, इसका कोर्स का एंड होगा, वो बच्चा कहेगा कि यार सर ने जो पढ़ाया ना, मज़ा ही आ गया, ये बातें हमें कोई नहीं बता सकता था, या ये बातें हमें पता ही नहीं थी जो अब हमें पता चल रही हैं। और वो जो बच्चा सोया होगा ना, वो कहेगा कि यार सारी गलत है, इन्होंने हमें कुछ समझाया ही नहीं, इन्होंने हमें कुछ सिखाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, पूरा महीना गुजर गया, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि वो जो ट्रेडिंग व्यू होता है वो कैसे चलाना है, या इसके अंदर वो बाय सेल कैसे करते हैं, या तो फिर इसके ऊपर जो है हम लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वही नहीं समझ आई। टेक्निकल तो अलग बात है ना। मैं कहता हूँ टेक्निकल आप लोगों की मेन चीज़ है, फिर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर बाय और सेल कैसे करना है। ये बाय और सेल करना है, ये बिल्कुल बेसिक के अंदर आता है, बिगनर्स उससे भी नीचे वाली चीज़ के अंदर आता है। ये यूट्यूब के ऊपर करोड़ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ऐसी, ठीक है, आप किसी की भी जाके देख सकते हो, ठीक है। पर लेकिन ये कि यहाँ पे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो महीने के एंड पे कहते हैं हमें यही नहीं पता। अब पूरा महीना उनका गुजर जाता है, उनको वही नहीं पता होता अभी कि हम लोगों ने जो है अकाउंट कैसे बाय करना है, कैसे उसके ऊपर फिर बाय और सेल करना है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो ये वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल पूरी क्लास के अंदर सोए होंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जितने भी आए हो अपने इंटरेस्ट से आए हो ना, किसी ने भेजा तो नहीं है, माँ बाप ने तो नहीं ना भेजा कि जाओ जाके पढ़ के आओ, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर होता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, नहीं दिल कर रहा है जाने का, फिर भी भेजते हैं कि नहीं जी जाओ ही जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं ना, सारे अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ठीक है। तो अपनी जब मर्ज़ी से बंदा आता है ना, तो उसका इंटरेस्ट होता है। आप अपनी मर्ज़ी से आए हो ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार ये चीज़ है, मैंने सर से वो चीज़ें निकालनी है। अब देखो, मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो मेरे माइंड में अभी आ रही हैं, मैं वो चीज़ें नहीं बोल रहा जो आप मेरे से पूछ रहे हो। जब आप मेरे से पूछना शुरू करोगे ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी, फिर उस चीज़ को लेके 10 चीज़ें और मेरे माइंड में आ जाएंगी। अब मैं वही चीज़ें भी आपको पढ़ा रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रही हैं, जो मैं आपको जो है पढ़ाता जाऊँगा, एक फ्लो के साथ बताता जाऊँगा, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बस। बाकी चीज़ें जो भी मेरे माइंड में हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं तब बताऊँगा जब आप लोग मेरे से पूछोगे, जब आपका कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने जर्नल्स बनाने, जर्नल मीन के आपके पास कोई ना कोई डायरी होनी चाहिए, कोई ना कोई बुक होनी चाहिए, साथ एक पेंसिल होनी चाहिए। इस क्लास के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब मेरा लेक्चर चल रहा होगा, तब आपने दरमियान में टोकना नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब एक बच्चा दरमियान में क्वेश्चन करता है ना, एक क्लास चल रही है फ्लो के साथ,
ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन आएगा, दरमियान में आ गया आपके माइंड में, आप उसको लिखने के बजाय आप बोल देते हो। जब आप बोलते हो ना तो दरमियान में कुछ 2-3 ऐसे होते हैं जो फोकस के साथ सुन रहे होते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, उनका माइंड वो आपकी बात के अंदर आगे फंस जाएगा, फिर उससे आगे मैं क्या बोलूँगा उन्हें पता ही नहीं होगा मैंने क्या बोला है, वो फंस गए, वहाँ पर स्टक हो गए। अब इसमें कसूर किसका था? उस बंदे का ही होगा ना जो दरमियान में बोल पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने कोशिश करनी है, एक तो लेक्चर के दरमियान में बोलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर कोई बोल भी ले और मैं सुन भी लूँ तो दूसरे या तीसरे बच्चे ने रोक देना मुझे भी कि सर आप वो वाली बात बता रहे थे वही बताएं, जो बच्चे ने पूछी है ना वो एंड पे बताना। ठीक है, अक्सर ये मेरे साथ भी हो जाता है, कोई बच्चा पूछ लेता है ना, मैं बताना शुरू कर देता हूँ, बात यहाँ से आगे निकल जाती है या साइड पे हो जाता हूँ, बिल्कुल जो आपको बात बता रहा होता हूँ उससे बिल्कुल साइड पे हो जाता हूँ। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने इस चीज़ के ऊपर मुझे भी रोकना है, उस बच्चे को भी रोकना है और ख़ुद भी रुकना है। ठीक है, और आपने जर्नल्स बनाने, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आपने फ़ौरन से लिख लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माइंड है, आपके माइंड के अंदर अभी एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, आपके माइंड में एक और आ जाएगा, वो पिछला भूल जाओगे। ठीक है, पर लेकिन लिखी हुई चीज़ होती है वो भूलती नहीं है, वो एक जगह पर लिखी गई। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, सबके पास अपने अपने जर्नल्स होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। और जिस बच्चे के पास जर्नल सीन है और उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कहता हूँ यार वो बंदा ही फारग है, वो बंदा यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप इधर सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब की एक वीडियो लगा देता हूँ, वो आप चुप करके बैठ के देखते रहो, 1 घंटा गुजरेगा, चल जाओ, ना आपका कोई क्वेश्चन है, ना आपने किसी से कोई बात की, ना आपने किसी से कुछ पूछा, फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, या तो आपने कमेंट्स जाके पढ़ लिया ना, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे होते हैं ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, उसका आप आंसर भी कर रहे हो, आपने तो सिर्फ कमेंट्स देख लिए और आपने एक वीडियो देख ली, आपका अपना माइंड किधर है? ठीक है, तो आपके अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन होना लाजमी है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, अब बात दोबारा उधर ही आ जाते हैं, एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होता है कौन सा, कमर्शियल ट्रेडर और नॉन कमर्शियल ट्रेडर। ये मैंने दरमियान में पूछना है, मुझे पता चलेगा कितने एक्टिव बैठे हैं। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने पूछा, ठीक है, 1-2 बच्चे होंगे जिनके माइंड से निकल गया होगा क्या बात हुई थी। ठीक है, उनका फोकस नहीं था, तो आप लोगों ने सबने अपना फोकस बना के रखना है। ठीक है, फोकस बना के रखोगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वैसे डेमो वाले कौन से बच्चे हैं जो कुछ डेमो लेने आए थे? आप और आप हो? ठीक है, आप लोगों को उस तरह का फोकस नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अब मैंने दरमियान में आप लोगों से खुद भी पूछना है। ठीक है, आप लोगों से टेस्ट लेना है क्लास के दरमियान में, ताकि मुझे एटलीस्ट ये पता चले कि यार आपका अपना फोकस कितना है। ठीक है, आपका फोकस लाजमी है, वरना मेरी तो सारी एनर्जी वेस्ट है। मैं इतना जो गला फाड़ के बोल रहा हूँ और इतना जो नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, वो किसी काम का नहीं है जब आप उसको लोगे नहीं सही तरीके से। ठीक है, किस कमर्शियल कौन कौन से ट्रेडर की बात कर रहा था मैं? हाँ, रिटेल ट्रेडर की समझ आ गई। रिटेल ट्रेडर कौन सा होता है? रिटेल ट्रेडर वो होता है जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपके जैसा हो गया, मेरे जैसा हो गया, जिसके पास $10 लाख भी होगा ना, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा था इस मार्केट की वर्थ क्या है और हम लोग कहाँ पे हैं। तो इसके अंदर $10 लाख वाले या $20 लाख वाले की भी कोई जगह नहीं है। ठीक है, 1 मिलियन 2 मिलियन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब बिलियंस डॉलर की बात हो रही है, बल्कि ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, 7 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर आ रहा है, तो आपकी मिलियन की कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो मिलियन वाला जो बंदा है ना, जिसके पास 2-3 मिलियन 4 मिलियन डॉलर हैं, उसकी भी कोई वर्थ नहीं है, वो एक रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमर्शियल ट्रेडर। कमर्शियल ट्रेडर वो होता है जो रियल मार्केट में बैठा होता है। ठीक है, जो एक्सचेंज का काम कर रहे हैं ना, वो रियल मार्केट में बैठे हैं, वो कमर्शियल मार्केट में बैठे हैं, वो है कमर्शियल ट्रेडर, उनकी भी कोई खास जगह नहीं है। अब मेन इसके अंदर जो होते हैं ना, वो होते हैं नॉन कमर्शियल ट्रेडर। नॉन कमर्शियल ट्रेडर के अंदर आता है बैंक्स वाले ट्रेडर, हेज फंड ट्रेडर होते हैं। हेज फंड होता है एक पूरी टीम होती है, वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं लेती, वो लेती है बिलियंस डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर काम करती है, फिर उसके अंदर से जो प्रॉफिट होता है वो 10% अपने क्लाइंट को देती है और बाकी का खुद रखती है। ठीक है, बैंक्स ट्रेडर वो होते हैं जो बैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास भी करेंसीज आ रही हैं, गोल्ड की प्राइस आ रही है, हर एक चीज़ पीछे से कैलकुलेट होकर उनके पास आ रही है। ठीक है, और यही वो बंदे हैं जिनके थ्रू मार्केट जो है ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। ठीक है, इनके पास पूरा इख्तियार है मार्केट को कंट्रोल करने का। ठीक है, पर लेकिन पूरा फिर भी नहीं है। अब बैंक्स इतने सारे हैं पूरी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े बैंक्स हैं। अब एक बैंक का जो हिसाब है वो कर रहा होगा वहाँ पे बाय, दूसरा बैंक कर रहा होगा सेल। ठीक है, तो इसलिए इनकी आपस में बनती नहीं है।
अगर उनकी आपस में बन जाए ना तो कोई प्रॉफिट ही नहीं निकालेगा, ना किसी को लॉस होगा ना किसी को प्रॉफिट होगा, फिर सारे मिलके ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंक्स जो है ना वो मेन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उन्होंने ही सारा कुछ देखना होता है। एक बैंक है वो सेल की लगाएगा, एक बैंक है वो बाय की लगाएगा, फिर उनकी आपस में कंपटीशन होगा, फिर एक कह रहा है मैंने बाय वाली साइड पे जाना है, एक कह रहा है मैंने सेल वाली साइड पे जाना है। अब हम दरमियान में फंसे होंगे, हम कह रहे होंगे कि हम किस साइड पे जाएं। फिर हमने देखना होगा उसमें कि ये जो बाय वाला बैंक बैठा हुआ है, ठीक है, वो बाय वाला जो एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर तो सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम सेल वाली साइड पे ट्रेड करेंगे, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बाय वाली साइड पे ट्रेड करेंगे। हम लोगों ने अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते। अगर अपनी मर्जी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा लॉस ही होगा। अब इसकी एक ये चीज़ है कि जो बैंक्स वाले होते हैं या तो फिर नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स जो होते हैं, ये बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं, इनके पास पैसा होता है और पैसे की पावर होती है। ठीक है, पैसे की पावर से पूरी दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके पास भी इख्तियार होता है कि ये मार्केट को कुछ ना कुछ परसेंट ऊपर और कुछ ना कुछ परसेंट नीचे लेके आ सकते हैं। अब जाहिर बात है, फ़र्ज़ करो एक बैंक ट्रेडर है, उसको पता चल गया कि मैंने यहाँ से बाय करना है। ठीक है, वो बाय में बैठ जाएगा। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर भी आ जाएंगे, बल्कि कुछ बैंक्स वाले और भी आ जाएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पे बाय बनता है, ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है जहाँ पे बायर बैठा हुआ है, तो मैं भी यहाँ से बाय करूँगा। तो उनको पता चल गया कि इधर सारे लोग बाय कर रहे हैं और नीचे जो है लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, या कई लोगों ने तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि यार नीचे हम थोड़ी सी लेके जाते हैं मार्केट को, जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस है वो खाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी रगड़े जाते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो भी रगड़े जाते हैं, अच्छा भला लॉस होता है उनका। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऊपर निकलते हैं तो वो सबका जो लॉस है वो अपने पास रख के ऊपर जा रहे होते हैं, उनको प्रॉफिट, क्योंकि जिसका लॉस होगा वो तो उनके पास जाएगा ना, अगर वो प्रॉफिट में होंगे। अब फ़र्ज़ करो आपका अगर $50 का लॉस हो रहा है, आपका $50 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो $50 है वो उनके अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉफिट जाता है और प्रॉफिट आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड करेंगे ना, कोई भी ट्रेड बाय करेंगे या तो फिर हम लोग सेल करेंगे, तो वो पीछे बैंक के पास जाएगा, हमारा रिकॉर्ड जाएगा बैंक के पास। ठीक है, और वहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि इस बंदे ने यहाँ पे बाय किया है, तो फिर बैंक ही हम लोगों को उसमें से प्रॉफिट देगा और बैंक ही हमारा लॉस रखेगा। ठीक है, ये जो दरमियान में ब्रोकर आते हैं ना, जैसे क्वाटेक्स आप कह रहे थे ना, ये एक ब्रोकर है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर एक्सनेक्स ब्रोकर है, एक्सएम ब्रोकर है, आईसी मार्केट ब्रोकर है, ओंडा ब्रोकर है, ये ब्रोकर्स हैं। इसमें हम लोग सिर्फ विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं और कुछ नहीं करते, या हम लोगों ने ट्रेड करनी होती है बाय और सेल की। जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पीछे से बैंक दे रहा है। ठीक है, हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना बाय की, तो पहले वो बैंक के पास जाती है, फिर बैंक से होके वापस आती है ब्रोकर के पास, फिर ब्रोकर उसको बाय पे लगाता है। कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है इसमें। ठीक है, पर लेकिन ये कि पीछे बैंक के पास जाती है वो ट्रेड, वो बैंक उसको अपने रिकॉर्ड में रखता है कि इसमें इतनी जो है बाय हुई है। ठीक है, फिर बैंक हम लोगों को प्रॉफिट भी देता है और बैंक ही हम लोगों को लॉस भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नॉन कमर्शियल ट्रेडर है ना, इसको हम लोग बिग वेल्स भी बोलते हैं। बिग वेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, पैसा, और पैसे के साथ क्या है, पावर है। ठीक है, इनके पास मेन पावर है, तो ये बिग वेल्स हैं। अब एक समंदर है, एक पूरी दुनिया के अंदर, अब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, हाईली रिस्की। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो एक वेल होती है। ठीक है, और ये एक समंदर है जिसके अंदर हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर, हम लोग छोटी छोटी मछलियाँ। ठीक है, अब हम लोगों ने एक समंदर के अंदर सर्वाइव करना है और हम लोगों ने वेल से भी बचना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक वेल से बचना है और सर्वाइव करना है डेली। ठीक है, हमने अपना खाना पीना निकालना है इधर से। ठीक है, और हम लोग अगर थोड़ी सी भी गलती की, हम लोग जाएंगे वेल के मुंह में और हमारा अकाउंट वॉश। ठीक है, फिर हम लोग नया अकाउंट बनाएंगे, नया अकाउंट बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक मछली हो, मैं एक मछली हूँ, मुझे सोच समझ के चलना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। अगर मैं अपने रूल्स ब्रेक करूँगा मुझे बड़ा लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं अपने रूल्स ब्रेक नहीं करूँगा तो मैं अच्छा रह जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही काम करना है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बहुत सारे रूल्स बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स हैं, आपने कैसे उनको फॉलो करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो अपने आप को सेफ रखना है इस मार्केट के अंदर, और आपको पता होना चाहिए आप क्या हो इस मार्केट के अंदर। अब आपको पता है आप क्या हो इस मार्केट में, आप छोटी छोटी सी मछलियाँ हो, आप लोगों ने बचना है, वेल से बचना है। ठीक है, नहीं तो वेल्स आपको खा जाएंगी। आपने डेली निकलना है अपने घर से और आपने इसमें सर्वाइव करना है, अपना खाना पीना करना है, उसके बाद वापस घर में आना है। ठीक है, आपने उसका शिकार नहीं होना। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अभी आप लोगों की कोर्स आउटलाइन होने वाली है। ठीक है,
जिसके अंदर आप लोगों की ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर तो ये वैसे लेक्चर के अंदर जो है रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर भी आ जाएगा, और ये जो PDF है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और प्राइस एक्शन और कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं इस मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर आप और लोगों से सुनो, इसके अंदर ICT भी होता है। किसी को पता है ICT का? ठीक है, चलो नहीं पता, अच्छी बात है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, नाम बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ नाम बनाए हुए हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो है ना चेंजेस की हुई हैं अपने हिसाब से। तो चीज़ें बहुत सारी हैं ट्रेड करने के लिए ना, चीज़ें बहुत सारी हैं, पर लेकिन कामयाब वही हुआ है जो एक चीज़ पे टिक गया। ठीक है, अगर आप YouTube के ऊपर जाओ, वहाँ पे राजा बैंक सर्च करो। राजा बैंक इस टाइम पे पाकिस्तान का फॉरेक्स का नंबर 1 पे ट्रेडर है। ठीक है, उसकी आप वीडियोस देख लो। आप और भी अमेरिका के या यूरोप के, न्यूयॉर्क में कुछ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। ठीक है, आप सर्च कर लो गूगल के ऊपर कि यार कौन कौन से इस टाइम पे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं फॉरेक्स के। उनको थोड़ा सा आप व्यू करोगे ना, ओवरव्यू करोगे उनका, तो आपको आइडिया होगा कि ये लोग एक चीज़ पे टिके हुए हैं, ये तभी कामयाब हुए हैं। ये ऐसा नहीं करते। और राजा बैंक है वो तो बहुत सिंपल, मतलब ये जो प्राइस एक्शन है ना, सिर्फ इसके ऊपर काम करता है। वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या तो फिर एडवांस नॉलेज के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, वो उनके ऊपर काम नहीं करता। वो सिर्फ बेसिक के ऊपर काम करता है, और बेसिक के ऊपर काम करता है। और उसने कहा कि अगर मैं आगे निकलने की कोशिश करूँगा ना तो मुझे लॉस होगा। तो वो एक जगह पे टिक गया। और मैं खुद बहुत टाइम लगा मुझे भी, पर लेकिन मैं अब एक चीज़ के ऊपर टिका हूँ। तो एक चीज़ के ऊपर टिकोगे ना, आपको बेनिफिट होगा। 3-4 चीज़ों के पीछे भागोगे, 10 चीज़ों के पीछे भागोगे कि यार इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं। अब देखो, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा कि यार आप एक बंदे हो, ये जो स्ट्रैटेजी का मैं नाम देता हूँ ना, ये आपका एक बिजनेस है। अब आप कहते हो यार मैं एक बंदा हूँ, मैं एक साइड पे जो है ना फ्रूट की रेडी लगा लेता हूँ, एक साइड पे चिप्स की लगा लेता हूँ, एक साइड पे मैं फ्रूट चाट लगा लेता हूँ, एक साइड पे मैं बर्गर शवारमा लगा लेता हूँ। सारी अलग-अलग दुकानें हो गई। एक साइड पे करियाना भी खोल लिया। ठीक है, बंदा एक है, दुकानें 5-6 हैं। क्या वो बंदा कामयाब हो सकेगा? नहीं हो सकेगा जब तक आप एक चीज़ पे नहीं टिके रहोगे। ठीक है, या तो वो ये काम करता है, वो कहता है यार 3 महीने पहले मैं चिप्स की रेडी पे काम करूंगा, अगले 3 महीने में बर्गर के ऊपर काम कर लेता हूँ, उससे अगले 3 महीने में कोई और बिजनेस, उससे अगले 3 महीने कोई और बिजनेस। वो बंदा कामयाब हो सकेगा? कभी भी नहीं हो सकेगा। कामयाब वही बंदा होता है जो एक चीज़ के ऊपर डट जाता है। वो कहते हैं यार बस यही है, अब लॉस होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसी के अंदर हूँगा, प्रॉफिट होगा तो मुझे इसी में से होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये बहुत सारी हैं, ये आपके बिजनेस हैं। अब या तो आप ये काम करोगे, 2 महीने इसके ऊपर काम किया, 2 महीने उस पर, 2 महीने अगले पे, फिर 2 महीने अगले पे, आपके सालों बर्बाद हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकोगे। ठीक है, या तो आप ये काम करोगे कि ये 10 चीज़ें मैं 10 को इकट्ठे लेके चलता हूँ, नहीं कामयाब हो सकोगे। उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा एंड पे कि यार मैंने एक चीज़ पकड़नी है, कौन सी पकड़नी है। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर डट जाना है। 3 महीने नहीं काम चल रहा, कोई बात नहीं, चौथे महीने चल जाएगा, चौथे महीने नहीं चल रहा, 5वें महीने चल जाएगा, पर एट द एंड चल जाएगा। कोई भी बिजनेस है ना, आप फिजिकल के अंदर जाके बिजनेस कर लो, कई लोगों के हैं वो 3 महीने नहीं चलते, 4 महीने नहीं चलते, फिर 5वें महीने वो ऐसा ग्रो करते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। ठीक है, पर लेकिन वही अगर चौथे महीने छोड़ जाता, 5वां महीना ना सब्र करता, वो बंदे को फिर दोबारा स्टार्ट से करना पड़ना था अपना स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, इनको अपने दिमाग में बैठानी है आपने। ये आप लोगों की आउटलाइन है, ये आप लोग बाद में देख लेना। ठीक है, या इस वीडियो को पॉज करके, या तो फिर इसकी जो है PDF मिल जाएगी उसमें से, ये भी आपको बता दिए। चलो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के पेयर्स होते हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा BTC USDT लगता है कि नहीं? BTC अकेला आ रहा होता है? नहीं, BTC के साथ USDT आ रहा होता है ना। ठीक है, तो ये USDT क्यों आ रहा होता है? आइडिया? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, जितनी भी मार्केट्स हैं सबके अंदर एक पेयर बनता है। और सिर्फ सबके अंदर ही नहीं, बल्कि आप अगर रियल मार्केट में आ जाओगे ना तो यहाँ पे भी पेयर बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको पेयर दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने कार एक खरीदनी है। ठीक है, कार के साथ आगे PKR लगा होगा। ठीक है, तो PKR हम लोगों ने दिया, ठीक है, और कार हम लोगों ने ले ली। तो जो चीज़ हम लेंगे वो पहले आएगी, जो चीज़ हम लोग देंगे वो बाद में आएगी। जैसे BTC USDT है, तो USDT हम देते हैं और उसके बदले हम BTC लेते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग गोल्ड लेंगे ना, तो गोल्ड के बदले हम USD देंगे। ठीक है, तो गोल्ड का एक पेयर होता है XAU के नाम से, XAU USD। USD हमने देना है और
गोल्ड हम लोगों ने ले लेना है। इस तरीके से इस मार्केट के अंदर पेयर्स बनते हैं। और अगर आप फिजिकल मार्केट में आ जाओ तो वहाँ पे भी पेयर बनते हैं। जो चीज़ आप ले रहे हो, लाइक पेंसिल ले रहे हो, उसके आगे PKR दे रहे हो, तो वो एक पेयर बन गया कि आपने ये चीज़ दी थी और ये चीज़ ली है, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर्स बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉरेक्स की मेजर करेंसीज पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वॉल्यूम आता है, एक दिन का जो मार्केट कैप है इसको मैं वॉल्यूम भी बोलता हूँ। वॉल्यूम होता है कि लोग आ रहे हैं बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम होता है इन लोगों का, ठीक है। तो वॉल्यूम आता है तकरीबन गोल्ड के ऊपर, गोल्ड अकेले गोल्ड के ऊपर $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप आता है डेली का, ठीक है। बाकी का जो बचा बुचा है तकरीबन 3 ट्रिलियन या तो फिर 2 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन में कह देता हूँ, वो आता है करेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो करेंसीज से जो सबसे बेहतरीन है ना आपका पेयर, वो गोल्ड है। अब मैं खुद शुरू से गोल्ड के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, या तो फिर एक दो होगी करेंसी जिसके ऊपर मैं कभी कभार देख लेता हूँ, अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड ना मिल रही हो तो, या गोल्ड की जो मार्केट है वो अनस्टेबल हुई हो तो फिर मैं करेंसी की तरफ आ जाता हूँ, वो भी महीने में या 2-3 महीने में एक दफ़ा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यार मैं दूसरी करेंसीज को भी देख रहा हूँ। आपने एक पेयर को अपना दोस्त बनाना है, उसी के ऊपर काम करना है, उसका बिहेवियर जो है ना वो आपको पता चल जाएगा क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस सबके अंदर सेम काम करता है। अब मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने क्रिप्टो से किया था, क्रिप्टो में मैंने यही टेक्निकल एनालिसिस सीखा था और मैं प्रॉफिटेबल भी हो गया था। उसके बाद जब मैं छोड़ के फॉरेक्स के अंदर आया ना, तो फॉरेक्स के अंदर मैंने पहले 3 महीने सिर्फ लॉस किया, हालांकि मेरा टेक्निकल सेम था। अब मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल सेम था, बिहेवियर चेंज था मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना वो चेंज था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे उसकी समझ नहीं आई कि कैसे काम करेगा। तो आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस तो सेम ही है, अब वही काम करता है, ठीक है। जो मैंने अपना क्रिप्टो के अंदर सीखी थी चीज़ें वही आज मैं फॉरेक्स के अंदर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये कि पेयर का जो है ना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप लोग अगर कभी फॉरेक्स मार्केट से किसी और मार्केट में शिफ्ट होते हैं तो ये बात याद रखना कि बिहेवियर चेंज होगा। उस बिहेवियर को समझने में 1-2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो फ़ौरन से उसके अंदर पैसा ना डाल दें, पहले उसको समझना कि वो कैसे काम कर रहा है। और कैसे समझता बंदा, मार्केट को देखता रहता है सारा टाइम बैठ के, ठीक है, सिंपल देखते रहना। अब ये करेंसीज पेयर हैं जो मैंने आपको बताया कि एक दिन में $3 ट्रिलियन की जो आ जाती है, इसमें मार्केट कैप आ जाता है, वो इन करेंसीज के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, पर लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम वहाँ पे आएगा जहाँ पे बायर्स और सेलर आएंगे, ठीक है। अब एक ऐसा पेयर है जहाँ पे 10 बायर और 10 सेलर बैठा हुआ है, उसके अंदर वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब एक ऐसा पेयर है जहाँ पे 100 बंदा बैठा हुआ है, अब जहाँ पे 100 बंदा बैठा है उसकी मूवमेंट जो होगी ना वो अच्छी खासी ऊपर नीचे हो रही होगी। जहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं ना वो हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे, हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे। तो ये वो वाले पेयर हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इनको पे भी कर सकते हो, इनका वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया यूरो USD, ठीक है, यूरो US डॉलर है ये आपका, ठीक है। US डॉलर देना है और यूरो ले लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है GBP USD, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर है। फिर USD और CHF है, स्विस फ्रांस है, ठीक है। फिर उसके बाद USD US डॉलर और जापानीज येन, फिर USD CAD US डॉलर और कैनेडियन डॉलर, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है AUD और USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है NZD और US डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर है और US डॉलर है, ठीक है। तो ये आप लोगों की मेजर करेंसीज हैं, इनके ऊपर अगर आपने काम करना है तो इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो आगे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक। अब हम बात करते हैं पिप्स की, पॉइंट इन परसेंटेज। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल, आप लोगों का एक टॉपिक होगा या परसों होगा, उसके अंदर भी इसको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर कि किस तरीके से इसको आपने देखना है। हमारे पास जो पहली आती है, जैसे ये यूरो USD है, USD हमारी काउंटर करेंसी होती है, और जो हमारा यूरो होता है, जो पहली जो हमारी आ रही है करेंसी आ रही है, उसको हम लोग बेस करेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ले रहे हैं और ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज वाले के पास जाते हो, उसको जाके बोलते हो कि यार मैंने जो है ना $10,000 लेना है। अब जब आप घर से प्राइस देख के जाओगे कि डॉलर की प्राइस चल रही है 200 PKR, ठीक है। अब आप जाके उसको बोलते हो कि यार 200 PKR जो है प्राइस चल रही है, मुझे चाहिए $10,000, तो वो आपको डायरेक्ट 200 के अंदर नहीं देगा, वो 205 रुपये लेगा आपसे, ठीक है। 5 रुपये तो अपना कमीशन रखेगा ना वो पर डॉलर के पीछे, ठीक है। तो वो आपको 205 के हिसाब से सेल करेगा। आप लेके आ जाते हो वापस, ठीक है, आप वापस लेके घर आ गए $10,000। अब आपने जिधर भी जाना था, जिधर खर्च करने थे, आपने वो सारे खर्च कर दिए,
एंड आपके पास $5000 बच गया। अब आपने कहा कि यार मैं उसी बंदे के पास जाता हूँ, उसको जाके सेल कर देता हूँ। अब आप उसके पास गए, उसको जाके आपने सेल किया, तो उसने प्राइस जो है आपको बताई 195 रुपीज़। फिर उसने ₹5 का अपना कमीशन रखा, ठीक है। ये जो पहले उसने कमीशन रखा और बाद में कमीशन रखा, ये जो ₹10 का कमीशन रखा, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। ये जब आप ब्रोकर के अंदर काम करोगे ना, जब किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप काम करोगे जहाँ पे आप विड्रॉ करोगे और फिर बाय सेल करोगे, वो अपना स्प्रेड रखेगा, वो अपना कमीशन रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका स्प्रेड, ये आपका कमीशन जाता है मार्केट के पास। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कि एक उसकी बिड प्राइस थी और एक उसकी आस्क प्राइस थी। ये दो लाइन्स आती हैं, एक रेड लाइन होती है, एक ब्लू लाइन होती है। ये मैं आप लोगों को जो आप लोगों का होगा ब्रोकर, उसके ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखाई देती है। और पिप हम लोग बोलते हैं कि पिप्स आपका कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर जा रहा है ना 3500 का जा रहा है, उसके आगे पॉइंट सेंट भी होंगे, जो उसका लास्ट डिजिट होगा ना उसको हम लोग 1 पिप बोलते हैं। 1 सेंट ऊपर जाएगा वो 1 पिप ऊपर गया, 1 सेंट नीचे आया तो 1 पिप नीचे आ गया, ठीक है। तो वो आपका पिप होगा। जैसे यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 53 है, तो 2 पॉइंट्स का फर्क पड़ा, तो ये आपके 2 पिप्स हो गए। एक ये तरीका होता है पिप को कैलकुलेट करने का या देखने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है पिप्स को देखने का, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाके, ठीक है। पिप्स की बहुत बड़ा रोल है इस मार्केट के अंदर। और फॉरेक्स के अंदर अगर आप कभी जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि लोग बात करते हैं मार्केट इतने पिप्स ऊपर गई, इतने पिप्स नीचे आई, इतने पिप्स हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो ट्रेडर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि ये जो अगर 10 पिप हैं, 20 पिप हैं, तो इसके हिसाब से कितने डॉलर बनते हैं, ठीक है, या कितना उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये चीज़ें आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्प्रेड और कमीशन। स्प्रेड और कमीशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक आस्क प्राइस और बिड प्राइस होती है। जब हम किसी के पास भी जाते हैं तो वो अपना कमीशन रखता है। वो जो कमीशन होता है उसको कमीशन भी बोला जाता है, उसको स्प्रेड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ब्रोकर्स के ऊपर स्प्रेड देखेंगे। और इधर जो है ब्रोकर्स आपको लेवरेज भी देते हैं। लेवरेज के ऊपर मैं बात करता हूँ। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है। यहाँ पे अगर आप गोल्ड को बाई कर रहे हो ना, गोल्ड को 3500 उसकी प्राइस चल रही है, तो आप उसको $5 से नहीं बाई कर सकते, $10 से नहीं खरीद सकते। आपको उसको कम से कम 3500 देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो इतने अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप उसको खरीद पाओगे, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। इसके अंदर लोट साइज आता है। एक होता है 0.01 की लोट, एक होता है 0.10 की लोट, एक होता है 1 स्टैंडर्ड लोट। 0.01 की जो लोट है इसको हम माइक्रो लोड बोलते हैं। 0.10 की जो लोड होती है इसको हम मिनी लोड बोलते हैं। और फिर जो 0.01 की 100 हो जाए तो उसको हम 1 स्टैंडर्ड लोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ही है कि अगर आप 0.01 से गोल्ड बाय करते हो तो आप एक गोल्ड बाय करते हो। एक गोल्ड आपने बाय किया, इसका मतलब है कि आपने 3500 से 3500 वाली चीज़ खरीद ली। अब प्राइस $1 ऊपर जाएगी तो $1 प्रॉफिट है, $1 नीचे आएगी तो $1 लॉस होगा। अगर आप वही गोल्ड 0.02 से बाय करते हो, मतलब कि 2 गोल्ड आपने खरीद लिए, अब वो 3500 कितने हो गए, $7000। आपने 2 चीज़ें खरीद ली। अब अगर प्राइस $1 ऊपर जाएगी तो $2 आएगा, $1 नीचे जाएगी तो $2 जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 स्टैंडर्ड लोड होती है। 1 स्टैंडर्ड लोड 0.01 की 100 होती है। अगर आप 1 स्टैंडर्ड लोड से बाय कर लेते हो, मतलब कि आपने 100 गोल्ड बाय कर लिया, तो फिर प्राइस जो है वो $1 ऊपर जाएगी तो 100 आएगा, $1 नीचे जाएगी तो 100 जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि अगर आप 0.01 की भी लोट उठाना चाहते हो तो क्या आपके अकाउंट में $3500 पड़ा है, ठीक है। क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि आप एक गोल्ड बाय कर सको? तो सबके पास इतना कैपिटल नहीं है। और एज अ बिगनर उनके पास तो $100 $50 होते हैं, इससे ज़्यादा तो होते ही नहीं है। तो $100 और $50 वाला बंदा क्या करे? वो तो 3500 वाली चीज़ नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे आपको ब्रोकर देता है लेवरेज। लेवरेज इसके अंदर मिलती है आपको 2 से लेके 2000 तक। अगर आपको 2 की मिल रही है, इसका मतलब है कि आपने अपने 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका अकाउंट का साइज 200 हो गया। अगर आपने 2000 पे कर दिया, या चलो 1000 पे कर दिया, तो अब आपका 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 से, तो कितना हो गया आपका? 1 लाख का अकाउंट हो गया। 2000 से कर दोगे तो 2 लाख का अकाउंट हो गया। मतलब आपने $100 से अपना अकाउंट 2 लाख पे कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो 2 लाख का अकाउंट है ना, उसमें आप कितने गोल्ड बाय कर सकते हो? बहुत सारे बाय कर सकते हो, पर लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत सारे ही बाय कर लेने हैं। अब जैसे 1 स्टैंडर्ड लोड की मैंने आपको बात बताई, अगर आप 100 ही गोल्ड बाय कर लोगे तो $1 नीचे आना, आपका अकाउंट वॉश हो जाना, ठीक है। वो जो उन्होंने आपको लेवरेज दी है ना, वो सिर्फ लेवरेज की हद तक है, वो आपको नज़र नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि वो निकाल लेंगे अपनी बाय। आपका $100 जैसे ही लॉस होगा ना, वो अपनी लेवरेज निकाल लेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे। अब इसमें अकाउंट्स आते हैं, एक आता है स्वैप
और एक आता है स्वैप फ्री अकाउंट। स्वैप वाले जो अकाउंट होते हैं ना, वहाँ पे आप लेवरेज लेते हो तो आपको कमीशन देना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जो कि सूद है, हराम है, ठीक है। पर लेकिन पाकिस्तान में जो अकाउंट्स बनते हैं वो स्वैप फ्री अकाउंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कमीशन नहीं देना होता, वहाँ पे वन टाइम कमीशन फीस कट जाती है। वो जो मैंने आपको बताया ना, वो ब्रोकर आपकी एक दफ़ा काट लेता है 10 रुपये, उसने काट लिया ना, ऐसे ही यहाँ पे भी वो 10 रुपये काट लेगा। उसके बाद आप 1 साल 2 साल 3 साल तक मार्केट में होल्ड करते हो, होल्ड कर लो, वो जो स्टार्ट में फ़ीस कट गई वो कट गई। इसके अलावा ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्वैप वाला अकाउंट लेते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, हर एक दिन बाद आपके ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर बेशक आपका इतना प्रॉफिट ना हो जितना आपका वो सूद बढ़ गया हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। और जो लेवरेज है, इसके अंदर लेवरेज 2 अकाउंट्स के अंदर मिलती है, ठीक है। एक स्वैप फ्री अकाउंट है, वो पाकिस्तानी बन जाते हैं, तो उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा किस तरीके से। लेवरेज जो है ना, बेसिकली आपको पावर देती है, ठीक है। आपको आपकी जो है परचेजिंग पावर बूस्ट हो जाती है, ठीक है। पहले आप $100 से कुछ भी नहीं परचेज कर पा रहे थे, अब आपने लेवरेज ले ली तो अब आप बहुत कुछ परचेज कर पा रहे हो, ठीक है। तो लेवरेज आपको इस चीज़ में बेनिफिट देती है, तो ये होती है आपकी लेवरेज। अब लेवरेज के क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्जिन। मार्जिन होता है कि आपने $100 आपका अकाउंट है, अब आपने लेवरेज लेके अपने अकाउंट को 10,000 का बना दिया, तो अब आपने ट्रेड भी ले लिए, ठीक है। अब आपने 3500 की एक चीज़ खरीद ली, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो $100 थे उसमें से कितने पैसे इसमें लगे, ठीक है। वो होता है आपका मार्जिन, कि अगर आपके 100 में से 16 मैं कहता हूँ चलो $20 लगे हैं, तो वो $20 आपका मार्जिन होता है। फिर वो उधर लिखा हुआ था कि फ्री मार्जिन कितना पड़ा हुआ है, $80 लिखे हुए हैं कि ये फ्री भी पड़े हुए हैं, भी आप इतना और भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका मार्जिन होता है। मार्जिन भी आपको एक ब्रोकर के अंदर दिखाई देता है, इस पर भी हम लोग आगे मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको इसके बेसिक बता दिए कि ये बेसिक होता क्या है। ये आप लोगों का टोटल जो था इंट्रोडक्शन था कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने कैसे इसके अंदर आना है और कैसे रहना है, ठीक है। और मेन चीज़ है आप लोगों ने